राजनाथ जी, न्यूज़ 18 को ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव का माहौल है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं, शुरुआत करते हैं, चुनावी माहौल है तो बिहार से। आपने बिहार में बहुत रैलियां एड्रेस की हैं, आप काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप क्या माहौल देख रहे हैं। कल पहले राउंड का मतदान हो चुका है, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है, करीब 65% का टर्नआउट रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीटें देते हैं आप अपने एनडीए को? वैसे हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज़्यादा सीटें। 160 से ज़्यादा सीटें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। डिप्टी सीएम एक भारतीय जनता पार्टी का, एक चिराग पासवान की पार्टी का, ऐसा मत बनेगा? अब जो कुछ भी होगा भविष्य में, वो सभी लोग मिलजुल कर उसको बैठकर तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। राजा जी, एक मुद्दा जो आप लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं वो है कि बिहार में लालू के उसमें जंगल राज का मुद्दा, कि पहले गुंडागर्दी थी, जंगल राज था। तो इस बार भी आप लोगों ने इस मुद्दे पर पूरे समय से आप बने रहे हैं, मगर इस बार आपके दल के ही एक अनंत सिंह जी जो है अब गिरफ्तार हो गए हैं। गोली चली पहली बार और दुलार चंद यादव मारे गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन इसके कारण किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो फला व्यक्ति जो है माफिया है या ये है वो है। ये तो कुछ सामाजिक जीवन में कभी कभी कुछ व्यक्तिगत नाराजियां भी होती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सब मिला जुलाकर पूरा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं कि जिनकी छवि साफ सुथरी हो, क्लीन इमेज के जो लोग हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। सावधानी ये बरती जाती है, लेकिन हो सकता है ये इतनी बड़ी जमात जहां पर है जी, कहीं पर यह चूक हो भी सकती है। इस संभावना को भी मैं नकारता नहीं। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, और नौटंकी का प्रश्न यहां तक है। मैं समझता हूं देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते, और बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। इस बार जब कल लोग मतदान डालने जा रहे थे तो सुबह सुबह महिलाओं की बहुत बड़ी कतार दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा महिलाएं सामने आकर उन्होंने वोट डाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? किसके लिए समर्थन है ये? क्या ये जीविका दीदी जो है ये आपकी एक गेम चेंजर स्कीम रही है? जीविका दीदी भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त महिलाएं ये महसूस करती हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही है, अराजक की स्थिति नहीं रही है जैसी कि आरजेडी के शासनकाल में हुआ करती थी। एक उसका भी स्पष्ट संदेश पूरे बिहार में है, और आप जानते हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और ताकि वह कभी भी किसी समय भी रात को भी कहीं आना जाना पड़े तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भय न हो। और महिलाओं ने यह महसूस किया है बिहार में कि जब वहाँ पर आरजेडी की सरकार थी, लालू जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो 5 बजे के बाद बाहर निकलने में 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। अब महिलाएं तो कम से कम बाहर निकल ही नहीं सकती थी। इसमें शराबबंदी का भी कोई बड़ा योगदान रहा है? जैसे कि ऑपोजिशन में तेजस्वी जी ने और प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके अगर वो लोग जीत कर आए तो शराबबंदी के बैन को उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे। हाँ। तो क्या इसमें इसका भी कोई फायदा मिला है इनको? मैं कितना फायदा मिला है, कितना नहीं मिला है, इसका सही आकलन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका भी लाभ निश्चित रूप से मिला है।
और महिलाओं ने तो इसे बहुत ही अच्छा महसूस किया है जी। क्योंकि अपनी प्रत्यक्ष आंखों के सामने जब देखती थी कि उनके परिवार के सदस्य भी लीकर का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बड़ा रेवेन्यू लॉस का एंगल भी इसमें है, करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तो देखिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, और उसको हम लोग कभी विचार भी नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन का? देखिए, मैं मानता हूं कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने मतों का फैसला करती है। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। हाँ, माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। जी। मैं अपने आकलन के आधार पर बता रहा हूँ। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए, तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात ये कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहां सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई ना कोई काम मिले जी, ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके। यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, जनता को गुमराह करके हम उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर हम लोग राजनीति करते हैं। और किसी भी सूरत में हम अपने कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर लाकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा नहीं होने देते हैं। यह पूरी सावधानी हम बरतते हैं। इसलिए जो भी बोलना होता है हम नाप तौल कर ही बोलते हैं। एक और बड़ा सवाल इससे उभर के आता है और वो ये है रेवड़ी कल्चर का सवाल। प्रधानमंत्री ने खुद इसका क्रिटिसिज्म किया है, मगर अगर आज आप देखें तो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, अब और आज बिहार में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? आप लोग भी बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर रहे हैं। आपने कहा है 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आपने ऑलरेडी 10,000 रुपए दे दिया है, कहा है आगे और पैसा देंगे, 2 लाख तक जाने की बात है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जो भी हम लोग घोषणाएं करते हैं बहुत सोच समझकर और एक वेल कैलकुलेटेड फिगर ये होती है जी कि राज्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते हैं। और जो कुछ भी हम घोषणाएं हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं कि हम इतना मुफ्त बिजली देंगे, लोगों को इतनी यूनिट पर फैमिली मुफ्त बिजली देंगे जी। तो मैं समझता हूं कि उनके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जिसे कहा जाए कि एक अर्निंग की माने कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक है वही उसी की हम लोग घोषणा करते हैं, बहुत नाप तौल कर। तो जैसे लाड़की बहना जो और स्टेट्स में जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करती हैं, आपकी स्कीम जीविका दीदी जो है वो क्या अलग है? क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है? जीविका दीदी का तो उसके अर्थ ही ये है कि हम उनको कुछ ना कुछ सहायता मुहैया कराएंगे ताकि अपनी वो जीविका ठीक तरीके से चला सके और उनकी आर्थिक स्थिति पहले के कंपैरिजन में बेहतर हो सके। जब सभी हाथों को काम मिलेगा
चाहे वो जिस तरीके से काम मिले, यदि वह काम मिलेगा तो सभी अपना जो है उस राज्य की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और यह प्रयत्न किसी भी राज्य सरकार को करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने घोषणा पत्र जारी करने के पहले इन सब सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यह बहुत ही सोच समझकर, नाप तोल कर ही हम लोगों ने घोषणा की है। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। आप किसानों से पूछिए, इसका सीधा लाभ उनको हुआ है? उसके परिणाम स्वरूप अपने खेत की बुआई करने के बाद जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति 6,000 रुपये से होती है। और उसके बाद फूड ग्रेन का उत्पादन बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी, उससे बल मिलेगा। तो एक दूर की सोच के साथ ही हम कोई आश्वासन देते हैं और कोई कदम उठाते हैं। मूव थोड़ा सा SIR की ओर चलते हैं। शुरुआत में बिहार के चुनाव की शुरुआत में SIR वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डीरजिस्टर हुए हैं इस SIR में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूं कम से कम बतलाएं तो जी, किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वो शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा। न करे तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी SIR को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी आइटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आपने चोरी कर लिया और कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार का भी आप चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या, इसको कहीं ना कहीं क्या ये चिपकाने की कोशिश है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि बिहार के बारे में भी उन्होंने यही कहा था और उसी के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी कि वहां पर चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था, SIR का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब वहां कुछ मिला नहीं, एक भी उदाहरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब जो चुनाव हो गए हैं, अब उनकी चर्चा उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती। बाकी और ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि TMC, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो तमिलनाडु में, वो भी कह रहे हैं कि SIR हम अपने स्टेट में नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? वो कह रहे हैं कि जो है नहीं होनी चाहिए। लेजिटिमेट वोटर्स को आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन लेजिटिमेट वोटर? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या जो बाहर से आकर घुसपैठिए? तो आपका मानना है कि ज्यादातर जो यहाँ से जा रहे हैं वो घुसपैठिए हैं? इन 65 लाख बिहार में काफी ज्यादातर नहीं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जी, फिर भी मतदाता सूची में नाम था, वह बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सदैव के लिए बाहर चले गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने अभी दिया है, वो उसमें आपने टिप्पणी भी की है, मैं जरा उसको ज़्यादा स्पष्टता से समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी सिर्फ 10% लोग आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं। क्यों बोला ऐसा? क्या नियत है? क्या इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और आपका क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी वो बोलते हैं, इस देश में अनार्की पैदा करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने एक्शन के माध्यम से, माने अपनी कृतियों के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही बेबुनियाद और निराधार बातें जनता के सामने रखकर वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं स्वस्थ राजनीति वही है जो जनता को गुमराह करके अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर राजनीति की जाए। तो पॉलिटिक्स को इस तरह की चीजों को आर्म्ड फोर्सेस पर लेकर नहीं आना चाहिए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं।
देखिए, आर्म फोर्सेज का जहाँ तक सवाल है, आर्म फोर्सेज का मैं मानता हूँ कि एक ही धर्म है जी। वो तो आरक्षण क्या क्या बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जी। आर्म फोर्सेज का एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त उनका कोई धर्म नहीं होता। और आप देखिए, सभी जाति और पंथ के लोग हमारे आर्म फोर्सेज में हैं, और सभी की जो जिस धर्म को मानता है, जिस पूजा पद्धति को वह मानता है, तो सभी इस प्रकार के वहाँ आयोजन होते हैं। उनके अलग अलग वहाँ पर पूजा कराने वाले जो जिन्हें पुजारी कहा जाता है, वह भी जो है मौजूद रहते हैं। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर हमारी सेना में नहीं है जी। और मैं समझता हूं कि कम से कम सेना को छोड़कर ही उन्हें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी। राजनाथ जी, ये अग्निवीर स्कीम को भी लेकर विपक्ष ने पहले बहुत बवाल किया है। 2026 में 4 साल इस स्कीम के खत्म होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि देश की हालत देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए 25% से ज्यादा लोगों को आप रिटेन कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, अग्निवीर बहुत ही एक शानदार स्कीम है, एक अच्छी स्कीम है, और हम लोगों ने यह भी कहा है कि 4 साल का टेरोर पूरा करने के बाद जो लोग भी अग्निवीर हमारे बाहर आएंगे, उनका समायोजन कहीं न कहीं निश्चित रूप से किया जाएगा। अथवा यदि वह रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार करने के लिए भी आवश्यक फंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी कि यूथफुलनेस यह सेना में बनी रहे। यह इंश्योर करना तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है। उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने भविष्य को लेकर किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी। और उसके बारे में हम लोगों के कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी है। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। ये सुनकर वो लोग आश्वस्त होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना जो आज कर रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको नजर रखते हुए हो सकता है अमेरिका भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे, कुछ करना चाहता है, करे। जी। भारत इसका क्या करेगा? क्या भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? ये सवाल है मेरा। भारत क्या करेगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन जिसको जो करना है वह करे। हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है, तो जिसको जो करना है कर रहा है। भारत किसी भय के कारण अथवा किसी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता है। जो भारत को, भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे। सही समय पे करेगा। सही समय पर सही कदम उठाएंगे। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया। जी। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए। इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब यह हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। हम लोगों ने क्या सावधानी बरती? आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जी। हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है। इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार
का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है। आपने ये बात बड़ी स्पष्टता से आज ही नहीं पहले भी कही है, आपकी सरकार ने भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई नहीं था, सिर्फ उनके आग्रह से ये वॉर को रोका गया। किसी के दबाव में अथवा किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। और आप ये जानते होंगे कि राजनीतिक जीवन में पूरा प्रिकॉशन लेता हूं कि कभी झूठ न बोला जाए। एक भी कोई घटना आप मेरे राजनीतिक जीवन की नहीं बतला सकते हैं। मैंने ठीक है, बचपन में कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में, लेकिन उसके बाद मैं सावधानी बरतता हूं। लेकिन मैं भी इंसान हूं, कभी कोई गलती हो सकती है, लेकिन इस संबंध में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी अनेकों बार ये कहा है कि उन्होंने जो है बड़ा रोल इसमें प्ले किया है इसको बंद करवाने में, और क्योंकि हम नहीं माने उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वीज़ा के तमाम रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। इसके बावजूद आपने अभी 10 ईयर का डिफेंस जो है पीट हेग्सेथ के संग 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट किया, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ समझौता किया ना जी। हाँ, इसका मतलब कि सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं जी। तो आप मानते हैं कि ये जो तनावपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच अब पहले से बेहतर है? अब इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तनावपूर्ण है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता। इसके बारे में तो ये जो लोग बोलते हैं वही बतला सकते हैं। इस बार आप लोगों ने पाकिस्तान को डटकर हम लोगों ने सबक सिखाया। टेरर कैंप्स के साथ उनके 11 जो है डिफेंस बेसिस को भी हमने तबाह किया, उसमें क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद वहाँ के जनरल मुनीर को प्रमोशन मिला। वो तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या पाकिस्तान कभी बाज आएगा अपनी इस तरह की करतूत? प्रमोशन मिला कि प्रमोशन उन्होंने ले लिया पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। वहाँ पर तो आप जानते हैं कि आर्मी का एक प्रकार से वर्चस्व है। थोड़ा सा पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी जी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। उसी बीच पर दोनों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने काबुल में बमबाजी भी की। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इशारा हमारी तरफ है। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते हैं जी। हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम इसी के पक्षधर हैं। हम किसी को यह उकसाएंगे नहीं कि उसके किसी के साथ संघर्ष किया जाए। हाँ, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। किसी बैसाखी का सहारा लेकर हम अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा नहीं करते हैं जी। हम स्वतः करते हैं, फैसले स्वतः लेते हैं और स्वतः जो कार्रवाई करनी होती है हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हम विश्व में संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारी मूल सोच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम जो चली आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद रहा है। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, भारत का इसमें क्या मत है? जो भी मामले हैं आपस में सारे देशों को बैठकर सुलझाना चाहिए। हम किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि दोनों देश सहमत हों कि नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए, किसी को आकर जो है बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए, उस समय सोचा जा सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो अक्सर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हाल में उन्होंने एक पाकिस्तान जनरल को जो बांग्लादेश का नक्शा दिया उसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में दिखाया। इस पर आप क्या कहें? उनको बचना चाहिए। और जहाँ तक पड़ोसी देशों का प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ हम नहीं चाहते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या, एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था। उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा। अब बांग्लादेश, तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है? 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए। इसको हम कैसे डील करेंगे? इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है
कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है जी। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। पड़ोसी देशों में भी स्थिति सहज और सामान्य होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। पड़ोसी देशों का जहां तक प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अटल जी जो हमारे नेता थे वो भी बराबर कहा करते थे कि हमें बराबर सावधानी ये बरतनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप डिफेंस मिनिस्टर लंबे समय से रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आपके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो रिफॉर्म्स आए हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। आजकल के दौर में एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी अभी हाल और एयर सुपीरियॉरिटी अपनी दिखा भी दी हम लोगों ने। जी 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 बिल्कुल, उसी से सवाल, वहीं से मैं 2-3 सवाल उस पर पूछना चाह रहा था। हाल में MiG-21 को भी हमने फाइनली जो है रिटायर किया है। उसका रिप्लेसमेंट तेजस, उस पर हमारा भरोसा है। तो ये कहाँ पे है? क्या जी से जो बातचीत चल रही है उनसे बातचीत ठीक चल रही है या कोई वहाँ डिले हो रहा है? कोई अल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, जी का, सेफ्रॉन का, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जी। कुछ स्टेप्स हम काफी आगे बढ़ चुके हैं जी। इस समय उसका मैं खुलासा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला CCS में जाकर ही यह तय होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी है इस मामले में कहाँ जा रहा है, लेकिन यह मानकर चलिए कि विद इन ए ईयर वह स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये भी करेंगे और बाहर से भी लेंगे? इसमें हाल फिलहाल तो हमको इंजन बाहर से लेने की आवश्यकता है जी। उसमें कोई अमेरिकी दबाव कि अमेरिका से ही लेना है? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। और वो भी जो बाहर से लेंगे उसमें हम अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं जी। हाँ, हो सकता है ये भी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहुत प्रबल संभावना है कि हम कहें कि ठीक है, हम आपसे इंजन लेंगे, लेकिन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग आइए भारत में कीजिए। ये किससे और हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। ये किसी से बात हो रही है, किसी कंपनी से? इसका मैं खुलासा करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसलेस नहीं है जी जी बिल्कुल, आधारहीन नहीं है, इतना आप तो स्वीकार कीजिए। नहीं बिल्कुल। हाँ, किन किन कंपनी से हम बात कर रहे हैं उस संबंध में अभी मैं कुछ कह। फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की बात चल रही है। कब तक आएगा पहला इंजन, कब मिलेगा हमको? ये इस पर थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? ये तो आपने पहले भी बोला है। हम लोगों की कोशिश यही है कि इंजन जल्दी से जल्दी भारत में बनना प्रारंभ हो जाए। अच्छा, तो फोकस बहुत जल्दी से जल्दी। अब इस संबंध में एक फैसला CCS के द्वारा होना है। मैं समझता हूँ कि वह भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन बाहर की कंपनियों से हो सकता है, पर बनना भारत में। ये इस बात पर काम चल रहा है। जिसके साथ भी हम अपने ये एग्रीमेंट करें, जिसके साथ भी हम समझौते करें, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो। तो जो 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, AMCA, उसका डिजाइन तैयार हो चुका है? वो बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? प्रोग्रेस अच्छी है, संतोषजनक है। तो इस पे कुछ टाइमलाइंस वगैरह आप दे सकते हैं? कुछ जल्दी होना चाहिए, जल्दी। एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें 10 साल तक लग सकता है पूरी प्रतिक्रिया को होने में। तो कुछ ये ठीक है? थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब वो 10 साल लगेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। 10 साल से पहले होने की? उसके पहले भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रफाल को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफाल ने करिश्मा किया है और बहुत ही शानदार जो है ये फाइटर प्लेन है। तो ये 114 जो रफाल वो है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? अब प्रतीक्षा करिए, समय की बात होती है, बातचीत तो होती रहती है, सकता है, पर लेकिन प्रोग्रेस सब मिला जुलाकर ठीक है। राजनाथ जी, ये देखा गया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने देखा है। तो अमेरिका से MQ-9 ड्रोन मिलने में देरी हो रही है क्या? मेरा ये सवाल है।
और स्वदेशी ड्रोन्स, ये कैसे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे इसमें आपका क्या विजन? वैसे स्वदेशी ड्रोन पर हम लोगों का काम शुरू हो गया है जी। स्वदेशी ड्रोन हमारे भारत में बनेंगे, और तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हैं? और MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो, उस पर कुछ देरी हो रही है या समय पे है? जो समय तय था उस समय के अनुसार ही डिलीवरी होनी चाहिए जी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स रशिया से और खरीद रहे हैं? क्या रशिया Su-57 फाइटर जेट जो है उसको इंडिया में बनाने की कोई बात है? इस पर कुछ बात आगे बताएं। S-400 का जहाँ तक प्रश्न है, S-400 की हमको आवश्यकता है, तो हम और लेना चाह रहे हैं रशिया से। बिल्कुल, मिलेगा तो लेंगे। और Su-57 फाइटर जेट इंडिया में बनने की कुछ बातचीत चल रही है? इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स पे अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफी इफेक्टिव रही, बहुत इफेक्टिव। कुछ देशों से हमारे पास जो है इंटरेस्ट भी आ रहा है इनमें, तो क्या ये हमारे इसको अगर बाहर देशों से इंटरेस्ट आ रहा है तो इससे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कुछ आंकड़े देकर इसको समझाएं। हाँ बिल्कुल, हमारा एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय तक अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक टारगेट है जी कि 29-30 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मिनिमम 50,000 करोड़ तक का पहुंच जाए। सिर्फ और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 50,000 करोड़ के अपने एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। सिर्फ ब्रह्मोस को लेकर कि नहीं, पूरे टोटल डिफेंस? जी। क्या आपने देखा होगा कि इंडिजनाइजेशन का सिलसिला भी हम लोगों ने तेजी के साथ प्रारंभ किया है जी। बहुत सारे आइटम्स के बारे में हम लोगों ने फैसला किया है कि चाहे जो भी हो हम भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर ही बनाएंगे, भारतवासियों के द्वारा ही वो बने, यह हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। यह हम लोगों का फैसला है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है हम लोगों ने जी, तय कर लिया है कि हमारे यहाँ 550 आइटम हैं जी। किसी भी सूरत में हम दुनिया के देशों से इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में ही इसको बनाएंगे। ऐसे ही कुछ लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं, तो लगभग 5,000 ऐसी यूनिट्स को हम लोगों ने तय किया है। अब वह भी सारे आइटम्स हम विदेशों से नहीं लेंगे, लेकिन भारत में ही बनेंगे। और अब तक आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 2-2.5 हजार ऐसे आइटम्स हम लोगों ने भारत में बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है इंडिजनाइजेशन के मामले में, स्वदेशीकरण के मामले में। तो आत्मनिर्भरता में डिफेंस सबसे आगे चल रहा है, ये बोला जा सकता है। अब मैं सबसे आगे अपने को कैसे कहूँ, लेकिन यह है कि इंडिजनाइजेशन में जो प्रोग्रेस है जी, स्वदेशीकरण में जो प्रोग्रेस है भारत में रक्षा क्षेत्र में, वो बहुत ही संतोषजनक है। अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कब होगा? ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रतीक्षा करिए। काफी चर्चा में है, काफी स्पेकुलेशन भी है। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कुछ सवाल का जवाब कैसे बतला दूं, लेकिन प्रतीक्षा करिए। पर होगा सब जो होगा सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। अच्छा चलिए, आपने ना कहते हुए भी थोड़ा कुछ कहा। क्या न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट डिलेड है? डिलेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ समय थोड़ा अधिक लगा है, ये बात तो सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे, ज्यादा डिले उसमें नहीं है। 1 लाख करोड़ की लागत इसमें लगी है, तो पर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये आप चल रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस ठीक है? पहले से प्रोग्रेस और इम्प्रूव की है। हम लोग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि स्वदेशी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म आज जो है वो हमारा अपना होना चाहिए, हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? यही है। ये क्या सोच है, ये क्या आपका विजन है? नहीं, हम अपने जो हमारे रक्षा उपकरण हैं, जो हमारे डिफेंस जो वेपन्स हैं हमारे, इस मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारा प्रयत्न चल रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रोग्रेस भी अच्छी है। राजा जी, क्या थिएटराइजेशन यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिफाइड कमांड जिसकी की बात चल रही है, ये कब तक हो पाएगा? मैं इधर देख रहा था कि आर्मी चीफ समय सीमा तो नहीं बताऊंगा इस समय, अब बताना संभव भी नहीं है जी, लेकिन प्रोग्रेस हमारी अच्छी है। थिएटराइजेशन के मामले में भी चल रही है। ज्वाइंटर्स में काफी हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस कर भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो है ये अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ये प्रोग्रेस
ठीक चल रही है, मगर क्या एयरफोर्स को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं, और उसको कैसे हल कर रहे हैं? एयरफोर्स में ने अभी तक कोई ऐसी आपत्ति हमारे सामने कोई दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो भी हम करेंगे, हम अपनी जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, सभी को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जो है कुछ हफ्तों लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेस हैं या आपको किसी कुछ खतरे का अंदेशा है? कोई खतरा नहीं है, रूटीन एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं और इस समय भी चल रही है। राजनाथ जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है, मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, तो क्या ये हार्श डिएस्केलेशन भी हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिएस्केलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, हम उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो अभी चाहते हैं कि बल्कि एलएसी के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे, ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने कहा है और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी। तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ यह पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी जी। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं हर जगह, कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं, होना चाहिए। जी। राजनाथ जी, आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं। मुझे एक उत्तर प्रदेश पर आपसे सवाल जरूर पूछना है। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा, बिल्कुल सरकार बनाएंगे। अच्छा, सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है। दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी, और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास तेजी के साथ होगा, और हो रहा है। तो अगला चुनाव में मुद्दा, विकास का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हाँ, विकास का मुद्दा तो हम बराबर हर चुनाव में लेकर जाते हैं। जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, दोबारा हम चुनाव ही लड़ते हैं, तो विकास का मुद्दा हमारा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि चूंकि किया है जी, साफ लोगों को दिख रहा है। सब लोगों का एक ही सवाल है, मेरे कलीग्स ने भी मुझसे कहा है कि ये सवाल जरूर राजनाथ जी से पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कब बनेगा, कब इसका अनाउंसमेंट आएगा? मैं समझता हूं कि बिहार चुनाव के बाद आपको उसके परिणाम साफ तो मतलब करीब बात तय हो चुकी है? हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं रहता है। हमारे यहाँ 4 लोग बैठते हैं, बस चीजें तय हो जाती है। इतना समय क्यों लगा? मोहन भागवत जी कह रहे थे कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो कब का बना देते, तो समय क्यों लग रहा है? कुछ आरएसएस से खींचातानी चल रही है इस मामले में? नहीं, आरएसएस से खींचातानी क्या, आरएसएस हमारे राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। यह बात सच है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं, रहेंगे, ये बात सच है। लेकिन हमारे राजनीतिक मामलों में संघ कभी बहुत हस्तक्षेप नहीं करता है, कभी नहीं करता।
बात आरएसएस की छिड़ी है तो आपसे पर्सनल लेवल पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप आरएसएस बहुत छोटी उम्र में आपने ज्वाइन कर लिया था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। कैसे उसके संपर्क में आए, किस उम्र में आपने वो किया, और कैसे आरएसएस ने आपके राजनीतिक जीवन को तराशा है और उसको एक डायरेक्शन दिया है? देखिए, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी वहाँ के एक तहसील प्रचारक थे, उन्हीं के संपर्क में आने के बाद मैं हाई स्कूल मतलब बहुत छोटी उम्र में 10th क्लास में मैं पढ़ता था, तो 14-15 साल तब से ही संघ की शाखा में जाना मैंने प्रारंभ किया। और जिस तरीके का वहाँ माहौल रहता है, जिस प्रकार का जीवन जीने की कला वहाँ सिखाई जाती है, और जिस प्रकार से देशभक्ति की भावना इनकलकेट कराई जाती है, चित्त में बैठाई जाती है, उन सब सारी चीज़ों ने हमको बहुत ही प्रभावित किया है। वहाँ की सादगी, वहाँ की सरलता, वहाँ के नेतृत्व का त्यागपूर्ण जीवन, इन सब सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। किन लोगों ने प्रेरित किया आपको? कुछ लोगों के नाम जिन्होंने आपको बहुत ऐसे लोग हैं। हमारे उस समय जो परम पूज्य सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनसे लेकर और निचले स्तर पर भी मैंने देखा कि बहुत ही सादगी और सरलता का जीवन, और एक जीवन में जो एक हर मनुष्य की एक अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो प्रतिबद्धता भी जो वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उन लोगों की देखी, उसने मुझे प्रभावित किया है। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। देश भर में न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से आपको देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, 80% शेयर है हमारा वहाँ आपको देखा जा रहा है। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।